सोलो लेवलिंग एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्नू जिस हॉस्पिटल में था वहां की सारी नर्सें जिन्नू के बारे में बात कर रही होती हैं कि कैसे उसने कुछ ही टाइम में कमाल की मसल्स बना लिए हैं। दूसरी तरफ जिन्नू अभी भी अपनी डेली क्वेस्ट पूरी कर रहा था, यानी कि एक्सरसाइज कर रहा था। तभी उसके रूम में एक नर्स आती है जो कि उसके मसल को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गई थी। उसे देखकर मानो वो तो जैसे उसके ऊपर लट्टू ही हो गई हो। तभी जिन्नू उससे पूछता है क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए। वो नर्स अपने होश में आते हुए कहती है हाँ, आज आपके डिस्चार्ज होने का दिन है तो मैं आपसे पूछने आई हूँ कि अब आपकी तबीयत कैसी है। जिन्नू कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो नर्स कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आप जाने से पहले रिसेप्शन से अपना पेपर वर्क करवा लेना। जिन्नू ठीक है कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो नर्स उससे उसका नंबर मांग लेती है। जिन्नू समझता है कि शायद वो मेरी रिपोर्ट्स देने के लिए मेरा नंबर मांग रही है, इसलिए वो उसे अपना नंबर दे देता है। सीन शिफ्ट होता है और एक एंकर एक एस क्लास के हंटर बेक यूनहो से उसका इंटरव्यू ले रही होती है। वो उससे कहती है कि आप हमारे कंट्री के 7 एस क्लास के हंटर में से एक है, तो आप काफी ज्यादा बिजी रहते होंगे। आप हमें ये बताइए अगर हंटर्स डेंजन्स में ना जाए तो उनकी लाइफ कैसी होगी। बेक कहता है ये एक अच्छा सवाल है। हंटर्स को अपनी स्किल्स को बेहतर रखने के लिए हर दिन डेंजन जाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी इंस्टिंक्ट खत्म हो जाएगी। वो एंकर कहती है कि हर दिन ऐसा करना मुश्किल नहीं हो जाएगा। बेक कहता है जब मैं फायर फाइटर था तब मैंने ट्रेनिंग करना अपनी आदत बना ली थी। मैं ये सोच कर चलता था कि अगर मैंने कोई गलती की तो उसकी वजह से मेरे साथियों को चोट लग सकती है। जिन्हा भी ब्रेकफास्ट करते हुए वही न्यूज देख रही होती है। तभी वो कहती है कि वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी, इसलिए वो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगती है। वो जाने से पहले जिन्नू से कहती है कि फ्रिज में खाना पड़ा हुआ है तो आप उसे खा लेना। जिन्नू अभी अभी जागा था तो वो उसे गुड मॉर्निंग कहता है और स्कूल जाते वक्त अपना ख्याल रखने का भी कहता है। मगर जिन्हा भी जब जिन्नू के 6 पैक्स देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या आजकल वो वर्क आउट कर रहा है। जिन्नू हाँ में जवाब देता है। वो उसके पास आकर कहती है कि उसका कद भी बढ़ रहा है। लगता है अडल्ट होने के बाद भी आदमियों का कद बढ़ता है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जिन्नू उसे अम्ब्रेला साथ ले जाने का कहता है। वो उसे ले जाना नहीं चाहती थी मगर जिन्नू फिर भी वो उसके बैग में डाल देता है। उसके जाने के बाद वो अपना स्टेटस देखता है जहाँ उसने अपनी सारी एक्सरसाइज कर ली थी, सिर्फ रनिंग को छोड़कर, जिसे वो बाद में करने का फैसला करता है। वो कहता है क्या मेरे मसल्स मेरे स्टेटस की वजह से बने हैं? अगर इसी तरह मेरा लेवल बढ़ता रहा तो शायद मैं एक दिन बॉडी बिल्डर की तरह दिखाई देने लगूंगा। और बेशक वो यहाँ पर मजाक ही कर रहा था। वो अपने स्टेटस को देखता है जहाँ उसके पास 12 एबिलिटी पॉइंट्स थे जो कि अब तक उसने इस्तेमाल नहीं किए थे। वो सोचता है कि अब वो अपनी कौन सी एबिलिटी को बढ़ाए। स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा तो ओपोनेंट को ज्यादा डैमेज कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं उसे हिट ही नहीं कर पाया तो ये बेकार होगा। तो क्या मुझे अपनी एजिलिटी बढ़ानी चाहिए? वाइटैलिटी हमेशा मदद देती है और परसेप्शन काफी काम आती है। और जहाँ तक इंटेलेक्ट की बात है, लगता है कि इसका यूज मैजिक में होता है, लेकिन क्या मुझे मैजिक की जरूरत भी है? फिर वो अपने पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और परसेप्शन पर लगा देता है। तभी उसे उसके लैंडलॉर्ड का फोन आता है जो कि उससे कहता है कि आखिरकार तुमने मेरा फोन तो उठाया। जिन्हों कहता है मैं जानता हूँ कि मैंने इस महीने रेंट नहीं दिया है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में था, मैं जल्द ही आपको रेंट दे दूंगा। लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे रेंट पे करने का इंतजार करूंगा और तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो फोन रख देता है। जिन्हों सोचता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे रीअवेकनिंग मिली है कि नहीं, लेकिन मैं इतना स्ट्रॉन्ग तो हो गया हूँ कि गोब्लिन्स को आसानी से मार सकता हूँ, तो रेंट पे करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। फिर वो अपने फोन पर चेक करता है कि वो किस रेड में जा सकता है ताकि वो पैसे कमा सके। वो सोचता है ज्यादा पैसों के लिए उसे हाई रैंक डेंजन्स में जाना चाहिए, मगर एक ई रैंक के हंटर को हाई रैंक की डेंजन में कोई भी अपने साथ नहीं ले जाएगा। तभी उसे एक जॉब का मैसेज आता है। इसके बाद हम एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं जो कि अभी तक पूरी तरीके से नहीं बनी थी। जिन्हों वहाँ भाग कर आता है, जिससे उसकी रनिंग क्वेस्ट भी पूरी हो जाती है और उसे रिवार्ड भी मिल जाता है। तभी उसके पास 6 हंटर आते हैं जिनका लीडर हुआंग डोनसोक उसे हेलो भी करता है। तभी एक दूसरा हंटर उसके पीछे से आकर कहता है कि इसे तो मैं जानता हूँ, इसका निकनेम शायद सबसे वीकेस्ट हंटर है। डोनसोक कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए और वो जिन्हों से इस बात पर माफी भी मांगता है। जिन्हों कहता है कोई बात नहीं। फिर वो उससे पूछता है कि आखिर आपको एक दूसरा हंटर क्यों चाहिए। डोनसुक उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहता है कुछ नहीं, बस हमें रेड के लिए अपने आदमी पूरे करने हैं। ये एक सी रैंक की डंजन है जिसके लिए हमें कम से कम 8 लोगों की जरूरत है, जिसमें से आधे सी रैंक के हंटर्स होने चाहिए। तुम वहाँ पर लड़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें इसका शेयर नहीं मिलेगा, मगर हमारे साथ रेड पर जाने पर हम तुम्हें 20 लाख देंगे। जिन्हों जब उनको देखता है तो उनकी एनर्जी के फ्लो से पता लगा लेता है कि उनकी रैंक क्या है। वो उनसे कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मुझे क्या करना होगा। टोनसुक कहता है हो सके तो हमारे बैग्स उठाने में हमारी मदद कर देना, जिसमें हमारे खाने पीने का सामान और फर्स्ट एड किट मौजूद है। जो सुनकर जिन्हों कहता है क्या हमारे साथ कोई हीलर नहीं होगा। टोनसुक कहता है कि हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, इसलिए हमारे लिए हीलर रखना मुश्किल है, इस वजह से हम अपनी सारी रेड्स हीलर के बिना ही किया करते हैं। जिन्हों कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। वो अपने मन में सोचता है कि इस स्क्वाड में सिर्फ टैंक्स और डैमेज डीलर ही हैं और हीलर के बिना इनके साथ काम करना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। टोनसुक उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है और
जिन्हू भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर उसे दे देता है। तभी एक हंटर यू जिन्हू उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है मैं भी तुम्हारी तरह रेड के लिए जगह पूरी करने आया हूँ। मैं 21 साल का डी रैंक का हंटर हूँ। जिन्हू सोचता है कि डी रैंक के हंटर होने के बावजूद भी इसने जो गियर पहना हुआ है वो काफी महंगा है। हो सकता है कि वो एक अमीर फैमिली से हो। जिन्हू उसे पूछता है क्या एक सी रैंक की डंजन में तुम पहली बार आए हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहाँ पर सेफ रखूंगा। जिसे सुनकर जिन्हू का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। इसके बाद वो सब लोग डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन्हू से कहता है कि ये बैग्स काफी भारी लग रहे हैं, क्या तुम इनके साथ ठीक हो? जिन्हू कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिन्हू कहता है कि मैं तुमसे छोटा हूँ तो तुम्हें मेरे साथ पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। जिन्हू कहता है ठीक है। वो सब लोग डंजन के गेट के पास पहुँच जाते हैं जो कि काफी बड़ा होता है। उनमें से एक हंटर डॉन सुक से पूछता है क्या ये वाकई ही सी रैंक की डंजन है? डॉन सुक कहता है कि एसोसिएशन ने इसे 2 बार चेक किया है तो इसमें कोई शक नहीं। जिन्हू भी कहता है कि ये गेट वाकई ही काफी बड़ा है, क्या हमारा वहाँ जाना ठीक होगा? जिन्हू कहता है कि गेट के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अंदर से आने वाली मैजिक पावर से उनकी रैंक का पता लगता है। हंटर एसोसिएशन भी इसी तरह उन्हें रैंक करती है। अगर डंजन बी रैंक की या उससे हायर रैंक की हो तो उसे कोई बड़ी गिल्ड संभालती है। जिन्हू कहता है तुम इस बारे में काफी कुछ जानते हो। जिन्हू बताता है मुझे हंटर बनने काफी टाइम हो गया है इसलिए। इसके बाद वो सब लोग डंजन में चले जाते हैं। वहाँ अंधेरा होता है तो डॉन सुक एक हंटर को वहाँ रोशनी करने का कहता है। वो हंटर अपने हाथ में एक फायर बॉल बनाकर वहाँ रोशनी करता है, मगर वो देखते हैं कि वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। एक हंटर कहता है ये अजीब है, ज्यादातर डंजन्स में ग्लो स्टोन्स होते हैं मगर यहाँ तो वो भी नहीं है। दूसरी तरफ जिन्हू सोच रहा होता है कि इस अंधेरी डंजन ने मुझे कार्टिनन टेम्पल की याद दिला दी। तभी जिन्हू उससे पूछता है कि ये ग्लो स्टोन क्या होते हैं। जिन्हू बताता है कि वो चमकदार पत्थर होते हैं जो कि केव जैसी डंजन में होते हैं, जिनसे डंजन में रोशनी होती है। जो सुनकर जिन्हू नोट करने लगता है कि एसेंस स्टोन मैजिक बीस्ट से मिलते हैं, माना स्टोन डंजन में माइन किए जाते हैं और ग्लो स्टोन रोशनी करने के लिए होते हैं। लगता है मैं इसे आसानी से भूल जाऊंगा। इसके बाद वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां काफी सारी टनल्स होती हैं, मगर वहां भी कोई मॉन्स्टर नहीं होता। जिन्हू से पूछता है क्या ऐसी डंजन्स भी होती हैं जहां कोई मैजिक बीस्ट ना हो, मगर जिन्हू उसे चुप रहने का कहता है क्योंकि उसे वहां पर मॉन्स्टर्स के आने की आवाज सुनाई दे रही होती है। जो आवाज बाकी सबको भी सुनाई देती है तो वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। यहाँ जिन्हू सोच रहा होता है कि ऐसा कौन सा क्रिएचर है जो कि अंधेरे में रहता है और रोशनी से अट्रैक्ट होता है, ताकि वो पता लगा सके कि उनके ऊपर किस तरह के मॉन्स्टर्स अटैक करने वाले हैं। उसे ये समझ आ जाती है तो वो उन सबको बताता है कि वो इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर हैं, मगर अभी भी वो सोचते हैं कि उनके ऊपर कहां से अटैक होने वाला है, क्योंकि वहां काफी सारी टनल्स थी और उन पर कहीं से भी अटैक हो सकता था। इस दौरान जिन्हू ध्यान लगाता है और पता लगा लेता है कि उन पर ऊपर से अटैक होने वाला है। वहां ऊपर वाली टनल में काफी सारे इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर होते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं, मगर जिन्हू के बताने पर वो पूरी तरह तैयार थे, इसलिए वो उनसे काफी अच्छे से फाइट करते हैं। उनमें से वो हंटर जो फायर मैजिक यूज करता है एक बड़ा अटैक तैयार करने लगता है, और जब तक उसका अटैक तैयार हो उसके बाकी टीममेट्स फ्रंट से फाइट करते हैं, और जैसे ही उसका अटैक तैयार होता है बाकी सब वहां से हट जाते हैं और वो अपना अटैक उन मॉन्स्टर्स पर कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और काफी सारे मॉन्स्टर एक बार में ही मारे जाते हैं और बाकी बच जाने वाले मॉन्स्टर को सब मिलकर मारने लगते हैं। जिन्हू उनको इस तरह फाइट करते देखकर समझ जाता है कि उनका टीम वर्क काफी ज्यादा अच्छा है, यानी कि वो काफी टाइम से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। और जहाँ तक जिन्हू की बात है, उसकी स्किल कम होने के बावजूद भी वो अपने गियर की वजह से ठीक ठाक फाइट कर पा रहा है। तभी एक मॉन्स्टर जिन्हू के पीछे से उस पर अटैक करने लगता है, मगर जिन्हू उसे देखे बिना ही चुपके से सिर्फ अपने पैर से मार देता है। कुछ देर बाद उन्होंने सारे मॉन्स्टर को मार दिया था तो वो उनके एसेंस स्टोन्स को इकट्ठा करने लगते हैं। डॉन सुक जिन्हू से कहता है तुमने हमें सही वक्त पर बता दिया कि मॉन्स्टर कहां से हमला करने वाले हैं, जिसकी वजह से हम सही से लड़ पाए। आखिर तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला? जिन्हू कहता है अपनी इंस्टिंक्ट से। तभी वही फायर यूजर हंटर डॉन सुक को बुलाकर बताता है कि यहाँ कुछ मॉन्स्टर ऐसे हैं जिन्हें हमने नहीं मारा। डॉन सुक कहता है हो सकता है यहाँ दूसरे मैजिक बीस्ट हो जिन्होंने ऐसा किया हो। वो हंटर कहता है तो क्या यहाँ पर इन इंसेक्ट से भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद हैं? वो सब इसी बारे में सोच रहे होते हैं, मगर हमें पता है कि इन मॉन्स्टर को जिन्हू ने मारा है। जिन्हू से कहता है क्या तुमने देखा कि मैंने कैसे उस मॉन्स्टर को मारा? जिन्हू कहता है हाँ। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड और शील्ड काफी महंगी है ना? जिन्हू कहता है हाँ, ये मेरी पहली रेड है इसलिए मेरे डैड ने मुझे ये दी है। जिन्हू उससे कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें संभल कर रहना चाहिए। इसके बाद हम व्हाइट टाइगर गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ का गिल्ड मास्टर पीक है, जहाँ काफी सारे हंटर्स अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक सा आता है। एक हंटर पूछता है कि आखिर ये क्या था? दूसरा हंटर कहता है घबराने की कोई बात नहीं है, गिल्ड मास्टर पीक अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पीक ने एक बहुत बड़े पत्थर के क्यूब में सिर्फ अपने एक अटैक से एक बहुत बड़ा होल बना दिया था। इसके बाद हम जिन्हू और दूसरे हंटर्स को देखते हैं जहाँ वो डंजन्स के बहुत से अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करते हैं, और जिन्हू और जिन्हू आपस में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ जिन्हू उससे कहता है कि इतनी बड़ी डंजन में ये भारी सामान उठाना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा। जिन्हू कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यहाँ लड़ना नहीं पड़ रहा है, इसके बावजूद मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, ये कोई बुरी डील नहीं है। फिर वो
अपने मन में सोचता है ये वाकई बुरी डील नहीं है, नहीं बल्कि ये कुछ ज्यादा ही अच्छी डील है, जो चीज मुझे परेशान कर रही है। वो सब जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ रास्ते पर उन्हें काफी सारे अधमरे इंसेक्ट मॉन्स्टर्स मिलते हैं। डोनसुक कहता है ये काफी अजीब बात है, हमने यहाँ काफी सफर कर लिया है मगर हमें अभी तक कोई भी सही सलामत मॉन्स्टर नहीं मिला है। वही फायर यूजर हंटर कहता है हो सकता है कि बॉस यहीं कहीं आसपास हो। वो वहाँ आगे जाने लगता है मगर डोनसुक उसे कहता है कि वहाँ अंधेरा है, इसलिए इससे पहले रोशनी ले आओ। वो वहाँ अपने मैजिक से रोशनी ले आता है जहाँ उन्हें काफी सारे स्पाइडर्स वेब्स दिखाई देते हैं। डोनसुक कहता है वहाँ नीचे जरूर बॉस चैम्बर होगा। वो उन स्पाइडर्स वेब्स को काटते हुए आगे जाने लगते हैं जहाँ उन्हें काफी सारे माना क्रिस्टल्स मिलते हैं जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी एक हंटर डोनसुक से कहता है अगर तुम्हारा भाई भी इसे देखता तो वो भी तुमसे काफी जलता। वो फायर यूजर हंटर उसे कहता है कि तुम उसके भाई की बात यहाँ पर मत करो। डोनसुक अपने भाई के बारे में सोचते हुए कहता है देखो छोटे भाई, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम हमेशा सही नहीं हो सकते, और तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। मैं इन क्रिस्टल के जरिए अपनी स्ट्राइक टीम को और पावरफुल करूंगा। वो हंटर्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हमारे हाथ चेकबोर्ड लग गया है, अगर हम इसे आपस में डिवाइड करेंगे तो हर किसी के हिस्से में 10 करोड़ आएंगे। जिन्हो से कहता है क्या तुम मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हो, जिस पर वो उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। जिन्हो डोनसुक से कहता है कि ये जिन्हो का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें साफ लिखा है कि उसे मॉन्स्टर्स का ड्रॉप नहीं मिलेगा क्योंकि वो फाइट नहीं कर रहा है, लेकिन माना क्रिस्टल मॉन्स्टर ड्रॉप नहीं है, तो क्या हमें इन्हें जिन्हो के अलावा 7 लोगों के बजाय सभी 8 लोगों में डिवाइड नहीं करना चाहिए। डोनसुक कहता है बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस मसले को हल करना चाहिए। वो ये बात वहाँ पर बॉस मॉन्स्टर को देखते हुए कह रहा होता है, जो एक बहुत बड़ा स्पाइडर मॉन्स्टर होता है जिसे देखकर जिन्हो घबरा जाता है। डोनसुक उसे कहता है कि तुम्हें पता ही होगा कि बॉस मॉन्स्टर को हराते ही डंजन क्लोज हो जाती है, तो हमें ये सारे माना क्रिस्टल उससे लड़ने से पहले ही माइन करने होंगे। ये अच्छी बात है कि वो अभी सो रहा है तो हम अपना काम कर सकते हैं। फिर वो अपने एक साथी से कहता है कि माइनिंग का सामान कहाँ है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि हमें इतने सारे माना क्रिस्टल मिल जाएंगे, इसलिए मैं वो सामान नहीं लाया। डोनसुक उसे गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम हमेशा उस सामान को अपने साथ रखा करो। फिर वो जिन्हो और जिन्हो से कहता है माफ करना, लेकिन क्या तुम दोनों इस जगह का ध्यान रख सकते हो, हम अभी अपना माइनिंग का सामान ले आते हैं। जिन्हो कहता है लेकिन ये एक बॉस चैम्बर है तो सिर्फ हम दोनों इसको कैसे संभालेंगे। डोनसुक उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उस मॉन्स्टर का पेट भरा हुआ है इसलिए वो सो रहा है और वो तब तक नहीं जागेगा जब तक कि कोई उसे ना छेड़े। तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो और मुझे अपने साथियों से कुछ बात भी करनी है। ये कहकर वो सारे हंटर्स वहाँ से जाने लगते हैं। जिन्हो भी इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी डोनसुक बड़े ईवल स्माइल के साथ उसी फायर यूजर हंटर को कहता है कि बॉस चैम्बर का रास्ता बंद कर दो, और वो ऐसा ही करता है। जो देखकर जिन्हो कहता है उन्होंने हमें धोखा दे दिया। जिन्हो सोचता है कि मैं ये बात जानता था और वो मिस्टर सोंग की बात याद करता है जहाँ वो उसे बता रहे होते हैं कि हम जो काम करते हैं उसमें काफी खतरा है, लेकिन इसके अलावा हमें हंटर से भी खतरा होता है। तुम डंजन में कोई भी क्राइम कर सकते हो और तुम्हें इसकी कोई सजा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है जहाँ पर तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं ढूंढा जा सकता। और यहाँ कुछ हंटर्स ऐसे भी हैं जो कि मॉन्स्टर्स के अटैक से बचने के लिए वीक हंटर्स को उनके आगे कर देते हैं, जैसे छिपकली अपनी जान बचाने के लिए अपनी तुम छोड़ देती है। जिन्हों गुस्से में कहता है कि उन्होंने कुछ माना क्रिस्टल्स के लिए हमें मारने की कोशिश की, अगर मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट की बात ना करता तो शायद वो ऐसा ना करते। जिन्हों सोचता है ऐसा नहीं है, बल्कि वो हमें मारने के लिए हर वक्त तैयार थे। तभी वो स्पाइडर मॉन्स्टर उस ब्लास्ट की वजह से जाग जाता है जो उस हंटर ने वहाँ का रास्ता बंद करने के लिए किया था। जिन्हों जिन्हो को पीछे हटने का कहता है, वो कहता है कि मैं इसे किसी तरह संभाल लूंगा। जिन्हो सोचता है कि सी रैंक के बॉस के मुकाबले डी रैंक का हंटर ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। फिर वो कार्डेरन टेम्पल का सीन याद करते हुए सोचता है क्या ये वाकई ही बड़ी मुसीबत है? नहीं, बल्कि ये उसके मुकाबले कुछ नहीं है। फिर वो आगे जाते हुए जिन्हो से कहता है कि तुम अपनी जगह से मत हिलना, इससे मैं फाइट करूंगा। जिन्हो हैरान होते हुए उससे इस बारे में पूछने लगता है तो जिन्हो अपना डैगर निकालते हुए कहता है मैं इसे हरा दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और अगली वीडियो आने तक के लिए इत्ते की मस्त।